वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आ गए हैं हम लोग आज मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर नंबर 6 में बच्चों, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो तो आपको पता चलेगा तभी जब आपको लेक्चर नंबर 5 के बारे में जानकारी होगी। लेक्चर नंबर 5 में जाकर के क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था उसको जाकर फटाफट से देख लीजिएगा। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों साइक्लोट्रॉन, ओके। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है? जैसा कि नाम से लग रहा है साइक्लोट्रॉन थोड़ा सा यूनिक टाइप का लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। मैं बता दूं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलेट करा करके उससे मिलने वाली एनर्जी को हम न्यूक्लियर डिस्टिंग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि धनावेशित पार्टिकल्स को, धनावेशित कणों को हम पहले एक्सलेट कराएंगे, त्वरित कराएंगे और फिर उसे न्यूक्लियर डिस्टिंग्रेशन में यूज करते हैं, ओके। तो ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल हो गया। सबसे पहले इसके बारे में जो आइडिया है जो सपोज किया था वो किया था हमारे बीच लॉरेंस और साथ में इनके थे लेविंगस्टन। तो ये दो हमारे बीच लोग थे जिन्होंने मिलकर हमें ये आइडियाज सपोज किए। और वो था 1934 में। ये प्रिंसिपल जो दिया गया वो 1934 में। और किस लिए दिया गया था? टू गेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट का यूज किया वो इसलिए कि ताकि हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ सके। तो आई होप कि साइक्लोट्रॉन किसने किया तो ये बात क्लियर हो गई। लेविंगस्टन और लॉरेंस ने किया था 1934 में। किस लिए? नाभिकीय संरचना की स्टडी के लिए किया था। अब बात करते हैं इसका बेसिक सा प्रिंसिपल। बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है? ओके, इसका सिद्धांत। तो बच्चों मैं बता दूं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, याद करिएगा, इवन याद ही नहीं लिख भी लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धन आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करते हैं और त्वरित गति प्राप्त होने के पश्चात कणों को हम नाभिक के डिस्टिंग्रेशन मतलब विघटन के लिए उपयोग में लाते हैं। क्योंकि नाभिक बहुत पावरफुल होते हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं होता। तो इसके थ्रू हम नाभिकों के डिस्टिंग्रेशन मतलब विघटन का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके अंदर निहित पार्टिकल के बारे में हमें जानकारी मिल सके और इसे हम ब्रेक डाउन कर सके। यह है इसका बेसिक सा प्रिंसिपल, ठीक है। इवन इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है जिससे हम आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सीलरेट कराने में यूज करेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। मतलब उच्च आवृत्ति की वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता इसमें पड़ती है जिसके द्वारा हम आवेशित कणों को त्वरित कराने में सफल होते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, बात समझ में आ रही है? साइक्लोट्रॉन वह युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित, कौन से आवेशित? धन आवेशित, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान की जाती है जिससे नाभिकीय विघटन में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। साथ ही इस निकाय में उच्च आवृत्ति के वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है के द्वारा त्वरित गति प्रदान की जाती है। आई होप ये बातें आपके प्रिंसिपल के बारे में, मतलब सिद्धांत के बारे में समझ में आई होगी। तो अब मैं बात करूंगा बच्चों कि ये तो हो गए प्रिंसिपल की बात, कैसा दिखता होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये थोड़ा बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चों सिंपल है, देखिए हम लोग चीजों को समझने के लिए बहुत आराम से बातें कर रहे हैं ताकि चीजें आप तक आसानी से पहुंचे। लेक्चर थोड़े ज्यादा लंबे जाते हैं। मैंने सारे वीडियोस जो है हमेशा कोशिश किया है कि 12 से 15 मिनट तक का आपके तक पहुंचे ताकि आप तक अच्छे से अच्छा नॉलेज उतने टाइम में मिल जाए और उसका आप नोट्स एक ही दिन में बना लें। इस बात का ध्यान रखें कि पर डे मेहनत करना आपको जरूरी है इस टाइम पर। तो आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, संरचना की, कैसी होती है इसकी संरचना। तो बच्चों ये है आपका फिलहाल के लिए एक डीज। डीज किसे कहते हैं बच्चों? तो डीज का मतलब होता है धातु का एक डिस्क टाइप का होता है जो 2 टुकड़ों में होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है, ये ऐसा कुछ करके, और यहां पर आपने इसको कनेक्ट कर रखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स से। ओके, ये एसी है। ओके, ये एसी, और जैसे ही आप इसे जोड़ते हो तो यहां पर फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से जोड़ते हो कि बीच में एक सोर्स होता है, ये सोर्स होता है, ये चार्ज सोर्स है या सोर्स ऑफ चार्ज, ये चार्ज सोर्सेस है। इसके ठीक ऊपर बच्चों यहां पर होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, ऊपर और एक नीचे कुछ इस तरीके से होता है ताकि ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसको अवेलेबल करा दे। ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर में एक नॉर्थ पोल, नीचे में एक साउथ पोल, और यहां पर बच्चों आपका है डीज। इसको हम लोग कहते हैं डीज 1 डिस्क वाले सेमी डीज को, और ये सेमी डिस्क को डीज 2, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल। ये एसी सोर्स है बच्चों। ओके, यहां तक बातें आपको क्लियर हो रही हैं। और इतना होने के बाद यहां पर एक प्लेट लगी होती है जिसको आप नाम देते हैं डिफ्लेक्टर, विक्षेपक। ठीक है, यहाँ पे विक्षेपक प्लेट लगी होती है ये। अब ये किस काम में आता है आपको समझ में आएगा। ये फिलहाल के लिए आपको शायद स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं बता दूं, एसी सोर्स, मैग्नेटिक पोल, 2 सेमी डीज है बच्चों, और यहां पर है एक डिफ्लेक्टर जो कि काम आएगा चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराने में, टारगेट में डालने में, जहां टारगेट हमको चाहिए होगा। ओके फाइन। अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग, ये मेटल की बनी होती है बच्चों जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, ये जल्दी से नहीं पिघलेगा, इतनी जल्दी पिघल जाएगा तो हम इसका क्या ही करेंगे, किसी काम में नहीं आएगा। फिर इसके बाद आता है क्रिया सिद्धांत। क्रिया कैसे वर्क करता है, ठीक है, वर्किंग। देखिए इसमें सारी कहानी जो घूम रही है वो घूम रही है चार्ज पार्टिकल को त्वरित करने में। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं तो चार्ज पार्टिकल को पहले मैंने यहां से निकलने दिया, जैसे ही ये सोर्स से निकलते हैं तो यहां पर इस समय एक तरफ ये प्लस होता है, अब बच्चों ये माइनस होता है। जब डीज 1 प्लस होता है और डीज 2 माइनस में होता है तो चार्ज पार्टिकल जो है वो बल अनुभव करते हैं, और किस साइड में बल अनुभव करते हैं, ये सेमी डीज पर बल अनुभव करते हैं। अब वो तुरंत एक्सलेट हो जाते हैं, और एक्सलेट होकर के एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, आपको कल
बताया था हमने कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चार्ज पार्टिकल गति करता है तो वृत्ताकार पथ पर अनुसरण करता है, तो ये तुरंत इंस्टेंटली वृत्ताकार पथ पर घूम जाता है, क्योंकि लंबवत चुंबकीय बल इसको उस पथ से गति ना करके सेमी सर्कुलर पथ पे ले जाता है। ये सेमी सर्कुलर पथ पे ले गया। जैसे ही ये सेमी सर्कुलर पथ पर आगे बढ़ता है, एट द सेम टाइम ये हाई फ्रीक्वेंसी का आपका सोर्स है, तो अगले पल ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। जैसे ही ये माइनस ये प्लस हो जाता है, तो जब ये घूम के बीच तक पहुंचता है, जब ये घूमकर बीच तक पहुंचता है, तो अगले ही पल जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस बार ये जो चार्ज पार्टिकल यहां तक पहुंचा सेमी डीज के बीच में, वो अगले वाले प्लेट पर बड़े फील्ड में मूव करने लगा। क्योंकि आपको पता है ना कि पहले फोर्स का डायरेक्शन इधर था तो वो इस डायरेक्शन में घूम गया, और फिर फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ तो वो इस डायरेक्शन में चला गया, अगले वाले फील्ड में चला गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदला है, इसीलिए ये दूसरे फील्ड में मतलब दूसरे डीज में चला गया। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कराता है, मतलब इसकी मोशन को बढ़ाता है। जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ गया तो इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का उसको घुमाना। तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो इसको अगले पथ, बड़े पथ पर लेके गया। कैसे, शायद आपको याद हो, R इज इक्वल टू बच्चों होता था mv अपॉन qb। रिमेंबर, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही इसके पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ी क्योंकि एक्सीलरेट हुआ और बड़े पथ पर चला गया। ये कहानी कंटिन्यूअसली रिपीट होगी, फिर अगले ही पल ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस, तो ये बड़े पथ पर इस पर चला जाएगा, फिर उसके बाद ये इस पर बड़े पथ पर चला जाएगा। ये कहानी रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। और कब तक रिपीट होती जाएगी, जब तक कि ये इसके बाउंड्री पेरिफेरल पर ना पहुंच जाए, इस डीज के बाउंड्री पर ना पहुंच जाए। और डीज की बाउंड्री ये निर्धारित करती है कि चार्ज पार्टिकल इस फेज में इलेक्ट्रिक शील्ड से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। अब जब इससे बाहर चला जाएगा तो वो अनकंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक लिमिट फील्ड पर यहां पर डिफ्लेक्टर लगा के रखते हैं। डिफ्लेक्टर क्या करता है, इस चार्ज पार्टिकल को अपने ऊपर पहले गिरने देता है, और इसको हम टारगेट पर इस तरीके से जब आ जाएगा तो टारगेट पर हम गिरा देंगे। ऑफकोर्स ये टारगेट जो है वो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होंगे, न्यूक्लियस होंगे। जिस भी एटम के बारे में बात हो रही है उसके न्यूक्लियस पर गिराएंगे और उसे सिंथेसाइज करेंगे या फिर डिस्टिंग्रेट कर लेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि ये कहानी कैसे हो रही है। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की कोशिश करी, वही मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमाने की कोशिश करी। इसी दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह वेलोसिटी बढ़ने से इसके पथ की त्रिज्या बढ़ती गई, और ये अनटिल अनलेस जब तक बाउंड्री पेरिफेरल पे नहीं पहुंच जाती वहां तक बढ़ती गई। और जब ये पहुंच जाता है बाउंड्री पर, वहां पे डिफ्लेक्टर लगा होता है, डिफ्लेक्टर से हम इसे टारगेट पर गिरा करके अपना यूज में ले लेते हैं। क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ने से, यहां पर वेलोसिटी बढ़ने से इसको काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा मिल जाती है, तो उसी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल, हाई एनर्जी का इस्तेमाल जो है हम करते हैं टारगेट पर गिराने में। और ये एनर्जी लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है बच्चों, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफी ज्यादा है। आई होप ये वर्किंग आपको क्लियर हो रही होगी। वर्किंग में ही मैं बता दूं आपको कि ये जो सेमी डिस्क कवर करता है, इस सेमी डिस्क में इसका टाइम पीरियड क्या होता होगा कि अगले उस टाइम पीरियड के अंदर हमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल देनी चाहिए। तो पहले तो ये तो स्टेटमेंट आपने जो मैंने बोला वो आप लिख ही लेंगे, और फिर उसके बाद इसकी वर्किंग में ही बच्चों हम लोग पथ की त्रिज्या निकालेंगे। कण की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो ये हम सिर्फ लिखेंगे दैट इज व्हाट mv अपॉन qb। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बात हो रही थी ना। हम जानते हैं कि ये सेमी डीज कवर करने में टाइम कितना लगेगा, तो वो पता करना पड़ता है बच्चों। तो पता कैसे करेंगे ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता था, 2 पाई m, या फिर आपको याद हो 2 पाई r अपॉन b। याद आ रहा है? यहां से आपने निकाल लेना है कि टाइम पीरियड पूरे साइकिल का है, टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो हमको इसका टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। टाइम पीरियड क्या आता है, टाइम पीरियड आता है 2 पाई m अपॉन qb, रिमेंबर। और अगर मैं सेमी डीज के बारे में बात करूं, क्यों सेमी डीज पर, तो सेमी डीज पर इसका जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको
स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये वो टाइम इंटरवल है जब वो एक सेमी डीज पर मूव करेगा। जैसे ही ये सेमी डीज पर मूव करेगा तो हम उसी टाइम इंटरवल के लिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पोलैरिटी चेंज कर देंगे। मतलब एसी है, आपको पता है ना एसी क्या करता है, एसी की पोलैरिटी इंस्टेंटली चेंज होती है। एक टाइम यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगले ही पल आपका जो प्लस माइनस की पोलैरिटी है वो बदल जाती है, जिससे हमें फायदा मिलता है कि हम आपके चार्जेस को अलग अलग मोशन दे पाए, मतलब कि अलग अलग पाथ पर। इतना होने के बाद बच्चों अब हम बात करेंगे कि इसकी साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी और उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। नाउ ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग। आपको पता है ना बच्चों कि वेग कैसे निकालते हैं, तो वेग इज इक्वल टू क्या होता है, वेग इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे क्यू बी r अपॉन m, ये वेलोसिटी मिल गई। जैसे ही वेग मिल जाता है बच्चों, आपको जब वेग निकल जाता है तो कोशिश करिए कि फटाफट से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लें। और फ्रीक्वेंसी तो आप यहीं से पता कर सकते हैं, और वो होगा QB अपॉन 2 पाई m। ओके, ये लीजिए फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है, सब कुछ मिल ही गया है लगभग। तो बच्चों अब फटाफट से मूव करते हैं और चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी से और क्या निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपके साइक्लोट्रॉन में चलने वाले पार्टिकल की, मतलब कोणीय आवृत्ति। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू पता है ना बच्चों आपको, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू आपकी QB अपॉन 2 पाई एम, कैंसिल किया आपने तो ओमेगा इज इक्वल टू QB अपॉन एम। याद रखिएगा इसकी कोणीय आवृत्ति जो होगी साइक्लोट्रॉन की वो होती है QB अपॉन एम। ओके, तो नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एनर्जी निकाली जाए, मतलब कि आवेशित कण की ऊर्जा। तो आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित कण की ऊर्जा बच्चों कैसे निकालें, इसके लिए आपको E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का सहारा लेना होगा। E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में हाफ यूज करेंगे, m यूज करेंगे, और वेलोसिटी आपने निकाल रखी थी वो था QB r अपॉन m। रिमेम्बर, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, एनर्जी आ जाएगी बच्चों, m कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर B स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। क्या बात क्लियर हो रही है कि अगर मुझे एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो हमें जो पार्टिकल चाहिए वो अधिक से अधिक कम मास का लेना होगा। जितने कम मास के पार्टिकल होंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। रिमेम्बर दैट। ओके फाइन, ये हो गई कहानी। अतः हम ये कह सकते हैं कि कण का मास जो है, द्रव्यमान जो है, कम होने पर ऊर्जा जो होगी अधिक होगी। याद रखिए। अब बच्चों देखा जाए कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या है इसकी लिमिटेशंस, मतलब कब तक ये काम करेगा। ओके, तो सीमाएं मैं बता दूं कि साइक्लोट्रॉन बेसिकली दो जगह फेल होता है। पहला ये फेल हो जाता है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल को मोशन नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रल पार्टिकल मतलब उदासीन कणों को ये आवेशित नहीं कर पाता, ये इसमें फेल हो जाता है, डज नॉट वर्क। ओके, अब मैं बात करूं दूसरे पार्ट की, मतलब अगर हम दूसरे पार्टिकल के बारे में बात करें, जैसा कि मैं बोलता आया हूं कि ये केवल पॉजिटिव पार्टिकल के लिए ही सही है, जेन्युइन है, तो दूसरे पार्टिकल का क्या, तो वही मैं बता दूं कि चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन, अल्फा कण आदि धन पार्टिकल के लिए ही ये कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन आदि के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि इनके मास जो है वो फिलहाल के लिए अधिक होते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि जिनका मास अधिक होगा,
जिनका मास अधिक होगा वो उतनी एक्सीलरेट नहीं हो पाते हैं। जितना अधिक एक्सीलरेट नहीं हो पाएंगे तो एक फायदा ये मिलता है कि उनका फेज जो है वो हमारा फील्ड से या आपके डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड से डिसमैच नहीं होता, जिससे हम उसको प्लेट के अंदर रख के यूज कर सकते हैं। वहीं मैं केवल इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है और वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हो जाते हैं। वही जिसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा हो जाता है तो वो आउट ऑफ द फेज निकल जाते हैं, डीज के फील्ड से बाहर निकल जाते हैं और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने का हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, अपने टारगेट पे नहीं गिरा पाते हैं। फिर बात समझिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्के होने के कारण एक्सेलरेट ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा एक्सेलरेट होने से उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिसमैच हो जाते हैं, फेज से बाहर निकल जाते हैं, हमारे काम नहीं आते हैं। वही मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तो मास अधिक होने के कारण ये एक्सेलरेट तो होते हैं लेकिन फील्ड के लिमिट के अंदर रहते हैं, जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसीलिए धन कणों को ही यूज किया जा सकता है लेकिन ऋण कणों को मतलब इलेक्ट्रॉनों को यूज नहीं करते। यहां पर मैंने बोला जरूर था कि मास जिसका कम होगा वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन मास कम का मतलब यहाँ पर केवल धन कणों के लिए ही बात हो रही है, यहाँ पे ऋण कणों के बारे में बात नहीं हो रही है। आई होप ये बात आप तक पहुंच गई होगी। मतलब इट डज नॉट इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव पार्टिकल के लिए इफेक्टिव नहीं है, हल्के पार्टिकल के लिए इफेक्टिव नहीं है। आई होप ये बात आप तक पहुंच चुकी होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग कहां करते हैं? तो इसका साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग है वो नाभिकीय विघटन में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा बच्चों ये नाभिकीय सिंथेसिस विश्लेषण सिंथेसिस में करते हैं। उपयोग के अगर बारे में बात करूं मैं तो उपयोग में ये केवल नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय सिंथेसिस में किए जाते हैं। और नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि नाभिकों को हम तोड़ करके इसके अंदर के पार्टिकल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वही नाभिकीय सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ ऐसे एटम जिसमें कुछ अलग से कुछ दूसरे एटम होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती, तो नाभिक के दूसरे अवयवों को अलग करने के लिए नाभिकीय सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय विघटन और नाभिकीय सिंथेसिस दोनों क्लियर हो रहा है। तो नाभिकीय सिंथेसिस नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया के लिए हाई एनर्जी चाहिए, वो हाई एनर्जी आपको साइक्लोट्रॉन से ही दी जा सकती है। तो आई होप ये बात आप तक पहुंच चुकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।